नमस्कार दोस्तों, मैं अमर हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान मंत्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप सीटेट द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें। इसी महत्वपूर्ण मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। हमारी यह सीरीज मैराथन के रूप में होने वाली है, जिससे आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए ज्यादा इंतजार ना करते हुए हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानवीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना गलत होगा, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा करना गलत होता है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िधारिताओं को मजबूत करें। नकारात्मक रूढ़िता को मजबूत करना गलत होगा। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालना चाहिए, निगेटिव होगा। तो जो विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विद्यार्थियों में डर की भावना विकसित करना गलत होता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। या चौथा, समस्याओं को हल के हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, आपका ये भी गलत होगा। और लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर ही बच्चे उब जाएंगे, तो जो समरूप हैं उनको जो आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं पूछा है, व्यक्तिगत सेक्शन बनाना, ये तो करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र की और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह आपका गलत निगेटिव में आता है। तो निगेटिव पूछा है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो हमें निगेटिव पूछा था, निगेटिव दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या होता है? अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञान या बोधमता या अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता की मुख्य पहचान होती है अपसारी चिंतन। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, नेगेटिव होगा। अनुकरण, नकल करना या दोहराना, नेगेटिव होगा। याद करना, नेगेटिव होता है। तो संकल्पना के बीच संबंध खोजना इंपॉर्टेंट होता है और सबसे प्रभावशाली होता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलापों में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर बहुत ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर देती है। दूसरों से अलग करना आपका निगेटिव में होता है, तो गलत ऑप्शन होगा। केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होना चाहिए, नहीं, केवल ये भी गलत होगा। इसके आधार पर दंड देना छात्रों को निगेटिव होता है। तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, हाँ बिल्कुल। जो आपकी गलतियां होती हैं वो टीचर को जानने में हेल्प करती हैं कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पहला है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, नहीं, ये भी बहुत आसान दे दोगे तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यत्रवत याद करना, निगेटिव। दंड देना, निगेटिव। प्रबलता अभिमुख लक्ष्यों पर देर देकर, बिल्कुल अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिवृत्ति के लिए बहुत प्रभावशाली होती नहीं, आपकी शर्मिंदगी निगेटिव होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। के भाव को अध्ययन प्रक्रिया में भ्रम पैदा करना, नहीं, शर्मिंदगी तो निगेटिव है, ये नहीं करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संबंध होता है, तो ये भी गलत होगा। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हाँ बिल्कुल, बच्चे में शर्मिंदगी होगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, निगेटिव होता है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चों ही तो सर्वोसर्वा है, तो ये गलत होगा। बच्चे पूर्ण रूप से दर्शकों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असफलता अनियंत्रित है, नियंत्रित है, असफलता को नियंत्रित किया जा सकता है। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। योग्यता अटल नहीं है, क्योंकि योग्यता को बदला जा सकता है। आप जितना अधिगम करेंगे आपकी योग्यता इतनी अच्छी होगी। तो योग्यता सुधार्य है, यानी योग्यता को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक विचार में
बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। बारंबार परीक्षाएं नहीं, ये भी होगा, गलत होगा। अन्वेषण और संवाद, हाँ ये हेल्पफुल होते हैं। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं, ये निगेटिव होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत होगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, दूसरा विषय वस्तु को बहरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे, इंपॉर्टेंट होता है, वो सीखने में हेल्प करेगा। विषय वस्तु को बहरूपों में प्रस्तुत करना भी हेल्प करेगा, और सामाजिक अधिगम हो, ये भी हेल्प करेगा। कठिनाई कब होगी? जब टुकड़ों को अलग अलग प्रस्तुत किया जाए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? पहला है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। दूसरा कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तीसरा उच्च उत्तेजना, उच्च भय। और चौथा है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। उच्च भय होना गलत है, बच्चों को अधिगम में भय नहीं होना चाहिए। और कोई उत्तेजना नहीं, उत्तेजना होनी चाहिए, तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होगा, तभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? पहला, ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण पर, ये गलत होगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया पर, हाँ बिल्कुल, जो बच्चे का विकास होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया पर होता है। केवल आनुवांशिकता गलत है, केवल पर्यावरण गलत है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार का व्यक्तिगत वार्ता क्या दर्शाता है? पहला है आत्मकेंद्रितता, दूसरा मनोवैज्ञानिक विकार, तीसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या चौथा है स्वयं। जो बच्चा स्वयं से बात करता है, वह लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि वह अपने जो बात करता है, अपने से जो बात करता है, वो अपने कार्य को दिशा देने में यानी नियमन करने में करता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों की जरूरतें और आवश्यकताओं की पहचान करना, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, निगेटिव होगा। विद्यार्थियों को नामांकित करना भी निगेटिव में आता है। योग्यता आधारित समूह बनाना निगेटिव होता है, तो ये भी गलत होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना पहला, छात्रों में प्रत्याहार निकासियां पैदा करेगी, ये गलत होगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्धहीन होना, ये भी गलत होगा। बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्पेष करेगी, नहीं। चौथा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, हाँ जब वो क्वेश्चन करेगी बच्चों से ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यानी वो हेल्प कर रही है, उसे पाठ प्रोवाइड करा रही है, यानी सहायता उपलब्ध करा रही है। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन, पहला देखो, रोहन के पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, यानी रोहन का पिता लड़कियों को कमजोर मानता है, यानी उसके पिता में मानसिक रूढ़िवादिता है। तो लैंगिक भेदभाव को कम करता नहीं, ये तो बढ़ा रहा है। लैंगिक समानता को नहीं बढ़ा रहा है, वो तो आपका घटा रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, हाँ उसके जो ये कथन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक चुनौती नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में पहला, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके उपलब्ध प्रदान करने चाहिए, हाँ बिल्कुल, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ही यही है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना निगेटिव में होता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना भी गलत होगा। प्रतिस्पर्धा कहना करना बल देना, ये भी गलत होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया, जिन्होंने अपने बताया कि बच्चे में जो नैतिक विकास होता है वो प्रमुख 3 चरणों से गुजरता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की प्रथम अवस्था होती है जिसमें बच्चे किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे स्वीकृति देते हैं, तो ये प्रथागत अवस्था होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्रथम कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, नहीं, परिवार प्रथम कारक होता है, तो ये गलत होगा।
परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, नहीं है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है, हाँ बिल्कुल सही होता है। और विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारण नहीं होता है, तो जो परिवार होता है प्राथमिक और विद्यालय द्वितीय कारक होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, हर किसी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर किसी की बुद्धि अलग होती है, गलत होगा। बुद्धि लगभग केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा मापी जा रही बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, नहीं। आपकी जो अलग अलग आयामों में बुद्धि अलग अलग हो सकती है, तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख चार अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है वो आपकी चार अवस्था में होता है। आपका संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और फिर चौथा होता है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का प्रमुख गुण होता है वो आपका विचार, यानी आपके जो सोच और विचार में केंद्रीकरण हो सकता है, हो जाता है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता नहीं, विकास आपके बच्चे के जन्म से पूर्व और मृत्यु तक चलता रहता है, तो ये गलत होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नहीं। लैब बाइकोस्की ने बताया जो बच्चे में विकास होता है वो संस्कृति पर डिपेंड करता है, जैसी संस्कृति होगी वैसा ही उसका विकास होगा, तो सभी में समान नहीं हो सकता। विकास केवल विद्यालय में होता नहीं, ये भी आपका गलत होगा, तो विकास बहुआयामी होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लैब बाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में डैश महत्व देता है। लैब बाइगोत्स्की जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि बच्चे का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो यहाँ पे पहला किस महत्व पर जोड़ देता है, अभिप्रेरणा, संतुलितकरण, समाज सांस्कृतिक उपकरणों पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे सही होगा बाइगोस्की का, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना के रूप में वर्णित करते हैं। पहला विकास का समीपस्थ का क्षेत्र, दूसरा स्कीमा मनोवैज्ञानिक, फिर मनोवैज्ञानिक उपकरणों और चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का समझ थांडाइक का है, तो गलत होगा। विकास का क्षेत्र आपका लेबाइगोस्की का गलत होगा, तो स्कीमा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने जीन पियाजे ने बताया कि जो बच्चों में जो संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं उन्हें स्कीमा कहा जाता है, और ये शब्द है जीन पियाजे ने ही जनरेट किया था, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। पहला, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अगलाव पैदा करना, गलत होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, हाँ यही सीमित आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। प्रदर्शन अभिमुख के लक्ष्यों पर होना चाहिए, नहीं। अविभेदी समरूपों के निर्देश पर नहीं, जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है हर वर्ग के बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जिसे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दूसरा छात्र जिसे इसका शरीर आसक्त शरीर है, तीसरा मंदी छात्र या चौथा विकलांग छात्र। जो दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो शब्दावली का प्रयोग होता है जिसे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। पहला, मूर्त, अमूर्त, संवेगाधिक। जो बच्चे में सबसे पहला विकास होता है वो लगभग 2 वर्ष तक संवेगिक होता है, उसके बाद फिर मूर्त, फिर अमूर्त होता है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना है। पहला, योग्यता आधारित समूह बनाना का मापदंड बनाना निगेटिव होता है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, हाँ बिल्कुल ही होता है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा बनाना निगेटिव होगा। अध्यापक के कक्ष पर असफलता नहीं, ये भी गलत होगा। जो किसी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनके अकॉर्डिंग ही आपका अधिगम होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है। पहला, जन्मपूर्व अवस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था या चौथा है किशोरावस्था। जो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा सीखता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला, प्रस्तुति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा अमूर्त संक्रामक अवस्था या चौथा है उद्योग मानव
अधिगम अवस्था, ये जीन पियाजे से रिलेटेड है। अमूर्त संज्ञा में जीन पियाजे है, ये भी जीन पियाजे से है। तो लॉरेंट कोहलबर्ग की सामाजिक अनुबंध अभिन्यास की अवस्था है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, या जेंडर आपका समरूपता का। तो जो अध्यापक है वो लड़कियों की बजाय लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिताओं एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशेष भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था अलग अलग करना आपका निगेटिव होगा। जेंडर पृथक खेल बनाना भी निगेटिव होगा और जेंडर विशेष भूमिकाओं को देना भी निगेटिव होगा। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना आपका इंपॉर्टेंट होगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया था? तो एक ही है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर महत्व डाला, सीधा देखते ही लगा देना है लेव वाइगोत्स्की, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़ा रंग जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वाक्यांश को लेव वाइगोत्स्की संबोधित करते हुए कहते हैं, इसे सिंपल सा है, इसे लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों को संकेत देना और तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, या पाठ या छाता। तो लय भी लैब बाइगो से संबंधित है, पाठ ही होता है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित व्यवहारों में से जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित पूर्ण संख्यांक अवस्था की विशेषता करता है? पहला, परिकल्पित निम्नात्मक विचार, साध्य विचार, कक्षा संरक्षण या कक्षा समावेशन, अस्थागित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, या प्रतीकात्मक खेल विचारों में अनुक्रमणिकता। कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो 38 का यहाँ पे देखो, निगमात्मक विचार आपका अमूर्त संक्रामक अवस्था होता है, पदार्थ का स्थायित्व आपकी जो आ जाता है वो आपका संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है, तो ये आपका गलत होगा। और प्रतीकात्मक खेल और विचारों में अनुक्रमणिकता भी नहीं आती है मूर्त संक्रामक अवस्था का, तो जो आपका इंपॉर्टेंट जो विशेषता होती है संरक्षण कक्षा समावेशन होता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जीन पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, या प्रबलन। इसमें जीन पियाजे से रिलेटिव जो पियाजे की संरचना है वो स्कीमा है। तो आप देखेंगे जो पेपर होता है, ये जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कराया, वो पेपर आपका जनवरी 2021 का था। उसके बाद जो मैं आपका पेपर करा रहा हूँ ये आपका दिसंबर 2019 का। तो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एक ही पेपर को ढंग से उससे रिलेटिव थोड़ा सा भी मटेरियल पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आपको पता है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग रटे पड़े हैं, क्वेश्चन भरे होंगे, इनसे लगभग रिलेटिव आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 7-8 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे सोल्व कर ले और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना निगेटिव होता है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों में स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण करना। ये आपका कभी उद्देश्य नहीं होता है। प्राप्तांक के आधार पर नामांकित करना निगेटिव होता, संबंधित अवधारणाओं को आपका जानना, बच्चों में स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना आकलन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा, बुद्धि को मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है, या चौथा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। हाँ, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया जो बुद्धि होती है बहुआयामी होती है, लगभग 9 प्रकार के बुद्धि का निर्धारण आपका निर्धारण तो
हावर्ड गार्डनर ने ही कर दिया था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक, ये एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? पहला है सृजनात्मक विचार, दूसरा अपसारी विचारक, तीसरा अनमेन विचारक, या चौथा है आत्म केंद्रित विचारक। तो जो कोई बच्चा एक से अधिक संसाधनों के बारे में सोचता है तो वह उसमें सृजनात्मक विचार होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही शिक्षा है। जैसी स्थिति है वैसा स्वीकार कर लेना। नहीं, तो अध्यापिका का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि स्थिति को बदलना। तीसरा, इन इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को करना नहीं, सबसे अपेक्षाएं रखनी चाहिए। हर बच्चा सीखता है, अपनी शिक्षण पद्धतियों पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है, तो चौथा ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना निगेटिव होता है, तैयार करना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा तैयार करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? पहला, न्यून अवधान विकार, तीसरा अपसार चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तीसरा धारा प्रवाह, पढ़ने में अक्षमता, और चौथा एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। दो पठन वैलप्य बच्चे होते हैं, उनका जो प्राथमिक जो लक्षण होता है उन्हें धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता होती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत पर, दूसरा अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकारवादी आधारित मानवतावादी परिक्षेप, और चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो जो आपका जो शिक्षा का अधिकार 2000 नियम है, राइट टू एजुकेशन 2009, यानी अधिकार है। तो तीसरा ऑप्शन अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप पे होगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से पहला यत्रवत याद करने पर आधारित, गलत है। प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन पर अर्जित है, या अवरोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं होता है, अनुबंधन पर भी केंद्रित नहीं होता है, अवधान की प्रक्रिया पर होता है। बच्ची यानी बच्चा कैसे सीखता है, किस किस प्रकृति आपके किस किस प्रक्रिया से गुजरता है। तो जो 47 का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहनबूझ सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना। नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए, कि जो बच्चों के अलग अलग जो गलत सिद्धांत बन गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अनदेखा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को दंडित करना नहीं चाहिए, बार बार याद करने के लिए सही जगह पे याद करना निगेटिव। प्रतिकूल प्रमाणों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि बच्चे के जो सहानुभूति सिद्धांत यानी जो गलत सिद्धांत है उन्हें कैसे सही कर देना, उनके प्रतिकूल प्रमाण देने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, और उनके सिद्धांतों को चुनौती दी। जब वो उदाहरण देखेंगे, प्रतिकूल प्रमाण देखेंगे, तो वो अपने सिद्धांतों को सही कर लेंगे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, यत्रपद याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामित करना, गलत होता है। याद करना निगेटिव होता है, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना गलत होता है। तो बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। संज्ञान संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, या संबंधित नहीं है? तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, अधिगम
पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है, नहीं। स्मरण करना गलत होता है। अधिगम यथावत याद करने की प्रक्रिया, गलत है। अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुमान प्रक्रिया है, या जो होता है अधिगम सक्रिय विनियोजन के आधार पर ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, जो आपका अधिगम है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के आधार पर ज्ञान की संरचना हमें कैसी होती है, तो यही आपका है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। पहला, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दूसरा, यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क की भ्रांतियां उत्पन्न करेगा। तीसरा है, यह अवधारणाओं की समझ को अभाव पैदा करेगा। और चौथा, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो जो आपके जो उदाहरण देना और जो गैर उदाहरण होगा वो क्या हेल्प करेंगे, तो जो अवधारणात्मक परीक्षा को प्रोत्साहित करने की एक प्रभावशाली तरीका है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है, बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तीसरा, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यह चौथा है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या जिज्ञासा कम होती है। हाँ, अगर आप लगातार उन्हें पुरस्कार देंगे, दंड देंगे, तो जो बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा कम होती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड देना नेगेटिव करेगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। तीसरा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। या चौथा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना आपका नेगेटिव होगा। और सतत और व्यापक मूल्यांकन ये भी आपका होगा सही, बट सहयोगात्मक अगर अधिगम पर्यावरण होगा यानी बच्चों में आपको सहयोग देंगे बच्चे को, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। पहला, एक व्याख्यान देकर। दूसरा, प्रयोगात्मक अवसरों की व्याख्या करके। तीसरा है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। या चौथा, अन्वेषण और परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। बिल्कुल, आप जो उनकी जटिल अवधारणाएं हैं उन्हें कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें अन्वेषण और परिचर्या के लिए उपलब्ध कर आपके लिए अवसर उपलब्ध करागा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रकार प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। दूसरा, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल यानी महत्व देकर। तीसरा, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और उन्हें दंडित करके। और चौथा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखो, गलत करें और दंडित करना आपका नेगेटिव होता है। बिगेट आपका भौतिक पुरस्कार देना भी नेगेटिव होगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। पहला, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तीसरा है, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। और चौथा है, किशोरावस्था एवं वयस्कता। जो आपका जो शारीरिक वृद्धि और जो विकास होता है वो तीव्र गति से शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये तो आपका सिद्धांत है। विकास जन्म से पूर्व और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास परिवर्तित होता है, हाँ बिल्कुल होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, हाँ होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये आपका गलत है। विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, हर बच्चे में अलग अलग विकास होता है। और लैब वाइगोत्स्की ने तो बताया है कि जो बच्चे का विकास होता है वो मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो यहाँ पे इसे संस्कृति को प्रभावित करेगी, तो ये गलत ऑप्शन है और नहीं पूछा गया है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक सांगीतिक पद्धति यानी कोड होती है, जन्मजात विशेषताएं,
तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव, चौथा है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। हाँ, जो व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो आनुवंशिकता के कारण होती हैं और कुछ पर्यावरण के कारण होती हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण की एजेंसी का उदाहरण है? परिवार आपका प्राथमिक कारण होता है, तो ये गलत होगा। फिर है विद्यालय एवं मीडिया या मीडिया एवं पास पढ़ो। तो 60 का जो विद्यालय होता है द्वितीय कारक होता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपका विद्यालय और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, दूसरा एक जैविक निर्धारक है, तीसरा एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या चौथा है एक सामाजिक संरचना। जो जेंडर होता है एक सामाजिक संरचना होता है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान दर्शाता है? पहला है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्वयं नहीं होता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, हाँ विकास के ये आयाम होते हैं। संवेगात्मक बौद्धिक विकास आपका नहीं होता, वो संज्ञानात्मक में जाता है। तीस आपका चौथा है शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक आपका नहीं होता, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। हाँ बिल्कुल, बुद्धि आयामी है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, नहीं। बुद्धि अनुभव के परिणाम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता, नहीं, स्थायी नहीं होता है, चेंज होता रहता है अनुभव के आधार पर। चौथा, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसे मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कोर प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? आपका प्रथम जो कोर होता है, आपका जो समाजीकरण की प्रथम माध्यम होता है वो परिवार होता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। या चौथा, बच्चों की सोच गुणात्मक मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? जीन पियाजे ने बताया, तो जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रामक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है? पहला, विचारों की अनुक्रमणता, दूसरा वार्तुल्य प्रतिक्रिया, तीसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या चौथा है विलंबित अनुकरण। तो आपकी जो पूर्व संक्रामक अवस्था की जो विशेषता होती है वो विचारों में अनुक्रमणता होती है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बच्चों को अधिगम हेतुप्रीति करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, नहीं, दंडित नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, हाँ बिल्कुल, सभी सही, सभी सक्षम होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निभावित होती है, नहीं, पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सम्मुखता को निर्धारित तथा सीमित करती है, नहीं, ये भी गलत है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? पहला है खाली स्लेटों के रूप में, दूसरा छोटे वयस्कों के रूप में, तीसरा निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या चौथा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो हाँ, जो बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, दूसरा एक सामाजिक गतिविधि है, तीसरा एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या चौथा एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की सिंबल सार्वलॉजिक है, सामाजिक गतिविधि है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला को पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करने और सिखाया जाना चाहिए, नहीं, आपका दंड निगेटिव होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेष करते हैं, हाँ जीन पियाजे ने माना है, यही तो आपका जीन पियाजे का स्टेटमेंट है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रक्षेपणात्मक अधिगम के प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, नहीं, ये गलत होगा। को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत
संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीकों से बयान करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। नहीं, आपने कंट्रोल नहीं करना चाहिए बच्चों को, तो यहाँ पे दूसरा आपका चौथा गलत होगा और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 71, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश होता है। मतलब बच्चे, हर किसी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी जो विकास की दर होती है वो एक क्रम में चलती है। तो उसका किस क्रम में चलती है? पहला है परिष्कृत स्थूल चालक से विकास होता है, फिर उसमें अपरिष्कृत स्थूल चालक होता विकास होता है, फिर शीर्षगामी अधोगामी होता है, फिर अधोगामी या शीर्षगामी होता है, ये अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास होता है, फिर परिष्कृत स्थूल चालक विकास होता है। तो बच्चे में जो पहले विकास होता है वो स्थूल होता है, मतलब बच्चा पहले बड़ी चीजों को सीखता है, उसके बाद छोटी चीजों को सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वह अवस्था जो वयस्कता के संग्रहण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जब वयस्कता आ रही है उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? उसे किशोर अवस्था कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एक प्रारंभिक कक्ष में बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे हमें क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बच्चों पर तो ध्यान देना है, तो ये तो गलत होगा, उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बच्चों ही सर्वोत्तम होता है शिक्षा बढ़ाने। अस्वीकार करना भी नेगेटिव का, तो उन्हें हमें संचय करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जो वीडियो जिसकी चैनल पर अपलोड है, अगर नहीं देखी आपने तो देख लीजिए। तो उनके अनुसार जो बच्चा चोरी करना उस पर दंड मिलेगा, तो ये दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास का आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लैब-बाइगोसी क्या कहते हैं? जो बच्चे स्वयं से अपना संवाद करते हैं मौखिक, उन्हें लैब-बाइगोसी व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्योंकि बच्चे जो मौखिक संवाद करते हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए करते हैं, यानी अपने कार्य को स्वयं करने के लिए करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, खिलौने, पहनावों की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय और रंगों का विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? मतलब कि भाई ये वाली जो वस्तु है ये लड़की के लिए है, ये वाला लड़कों के लिए, ऐसे बस लड़कियों के लिए पिंक कलर के बस लड़कियों के लिए है और पिंक कलर के कलर लड़कों के लिए नहीं है, तो ये इससे संबंधित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक शिक्षक को चाहिए कि पहला, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा के में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। दूसरा, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तीसरा, वह विशेष संस्कृति समुदाय को बढ़ावा दे। या चौथा है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता को अनदेखी करे। देखो, विभिन्न एक संस्कृति को बढ़ावा देना, दूसरे को आपको डाउन करना, ये गलत होगा, और तुलना करना भी निगेटिव होता है, और अनदेखी करना तो कर ही नहीं सकते आप। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा अधिकार 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, यह विचार कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। पहला है बहुलक संस्कृत शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा मुख्य धारा शिक्षा, या चौथा विशेष शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब कौन सा मुख्य प्रक्रिया नहीं है जो अधिगम को बढ़ावा देती है? अन्वेषण और परस्पर क्रिया, बिल्कुल ये तो है ही। कंठी कंठस्थीकरण एवं विश्रवण, नहीं, ये आपका इसके द्वारा अधिगम नहीं होता है। पुनरावृत्ति अभ्यास होता है, निर्देश और चालन होता है, तो यहाँ नहीं पूछा गया है। दूसरा ही नेगेटिव है, और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली बच्चे, अधिगम आवश्यकता, सृजनात्मकता, अभिधान में कवि। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो स्वतंत्रता से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम आवश्यकता, धारा प्रभाव पढ़ने में कमी होती है।
सृजनात्मकता बच्चे वो होते हैं जो मूल संसाधन के बारे में सोच सकते हैं, और अवधान कमी जो आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो पहले का होगा चौथा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें ए दिया है। दूसरे का होगा बी, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला सही है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधि और कार्यों में सक्रिय रूप होते हैं। बिल्कुल सबसे प्रभावी रूप, इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता शिक्षा मनोविज्ञान में। लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, तो बाकी को तो देखना ही नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों को कक्षा क्रम में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और चौथा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अनुमति नहीं देना गलत है, हतोत्साहित करना मतलब आप उन्हें डांटोगे या हतोत्साहित करोगे, ये निगेटिव होगा, और पूछने से रोकना भी गलत होगा। कक्ष तभी आपका अधिगम जो होता है वो प्रभावशाली होता है जब बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सृजनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है पहला अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, दूसरा है एक सामाजिक और सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया, चौथा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है वो एक सक्रिय और एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्साहित उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चांत हो जाते हैं और सीखने के किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या का उत्साह भंग हो जाना है और दबाव में आते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में विश्वास होता है, सकारात्मक विश्वास होता है, जब बच्चों को ये पता चलता है तो वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बच्चों की गलतियां पहला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है बच्चे कितने लापरवाह हैं, तीसरा बार बार प्रयास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या चौथा है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। हाँ, जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख भाग होती हैं। इससे शिक्षक जान सकता है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं और क्यों गलती कर रहे हैं, और ये बच्चों के विचार जो आंतरिक विचार हैं उन्हें अंतर्दृष्टि देती है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, मूल्यांकन को पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, दूसरा एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तीसरा शिक्षण अधिप्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या चौथा केवल नंबरों पर संदर्भित करना चाहिए। मूल्यांकन को केवल नंबरों पर संदर्भ करना गलत होगा, अलग गतिविधि नहीं होती मूल्यांकन, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी नहीं होना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। पहला, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं कि तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो ये सिद्धांत क्या दर्शाता है। पहला, आनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित होती है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, तीसरा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, और चौथा आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है। देखो, आनुवांशिक और पर्यावरण की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आपका हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या संज्ञान और संवेग परस्पर आपके संबंधित होते हैं, कि अगर आपको किसी कार्य को अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो उसका संवेग भी आपका वीक होने लगता है, उसे हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पहला, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, बिल्कुल ये कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से लिखकर समाधान करना, केवल पाठ्य पुस्तक की जहाँ केवल रटंत की बात आएगी गलत होगा। पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त देना केवल अभ्यास के उत्तरों को अभ्यास करने के लिए गलत होगा। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कठिनीकरण करना तो निगेटिव होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वयं पहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पहला, परंपरागत विधि, दूसरा अंतर व्यक्तिगत विधि, तीसरा निगमात्मक विधि, या चौथा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। जिसे बच्चे स्वयं पर करते हैं और प्रयास शामिल करते हैं वो अधिगम केंद्रित
विधि कहलाती है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? पहला है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना होती है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अधिगम में सहयोग करना। तीसरा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का ही पालन करना। नेगेटिव होगा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना उद्देश्य नहीं होता है। तो जो शिक्षक की सबसे अच्छा भूमिका होती है कि वो आराम के लिए जगह बनाए जहां बच्चे प्रश्न पूछ सके। पहला ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला, पाठ्य पुस्तक सामग्री जहां द्वारा संचालित संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। दूसरा, वह कक्षा जिसे प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। बच्चों की पहुंच से परे होंगे तो निगेटिव ही होगा। वह कक्षा जहां खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेप में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जाए। हाँ, ऐसी होनी चाहिए। अच्छी अलमारी में अच्छी तरह संगठित रखना आपका नहीं है, संगठित रखने के लिए नहीं है। आपकी जो भी लिखित सामग्री है वो आपकी बच्चों के लिए है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। हाँ बिल्कुल, जो संसाधन रहित होता है जो शिक्षा व्यवस्था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और वे कक्षा कक्ष में उपलब्ध संसाधन एक सामग्री में से एक हो। नहीं, एकरूपता के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो बहुभाषिकता है बच्चों उसमें पूरे राष्ट्र में अलग अलग अकॉर्डिंग बच्चों की शिक्षा है तो अलग अलग होनी चाहिए। वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में माता पिता को मार्गदर्शन करती हो। नहीं, वो एक बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी जो समझ प्राप्त की थी वो रचनावाद से प्राप्त की थी। जो आपका अधिगम होना चाहिए बच्चों के लिए वो सक्रिय होना चाहिए, रचनावादी होना चाहिए, लगातार उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कराता रहे। तो एनसीएफ 2005 की ने जो अपनी समझ प्राप्त की वो रचनावाद से की। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वह शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्दी केवल नहीं होना चाहिए, अनुशासन भी उद्देश्य नहीं होता है, नियमित का उद्देश्य भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने का सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। जब बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थितियों के बारे में बातचीत करेंगे तो उन्हें जो अधिगम होगा वो सक्रिय होगा। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा। नियमित मूल्यांकन करना नहीं होता है, केवल ये वाला आपका व्याख्या करना गलत होगा। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होने से कुछ नहीं होगा। सक्रिय भूमिका जहाँ बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ के अधिगम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, अनुशासन तथा अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करना नेगेटिव है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए हाँ, जो अनुशासन होता है अध्यापक को के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं होता, शिक्षक को निर्देश देने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, आनुवांशिकता और और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ अन्य पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे में जो विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण भाग आपका पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों का होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। सीखने को प्रदर्शन करके बच्चों के जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित, पूरी तरह से केवल जीन पर निर्धारित नहीं कर सकते, ये गलत होगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार किसी भी जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है। नहीं, जन्मजात विकार को दूर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? पहला, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। हाँ, ये कहा सकता है। जीन पियाजे का ये निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। हाँ, ये भी जीन पियाजे ने कहा है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, नहीं, ये आपका गलत ऑप्शन होगा और नहीं ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100,
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहला है अनुक्रमणिता, दूसरा ध्यान करने की प्रवृत्ति, तीसरा प्रतीकात्मक विचार का विकास, और चौथा अहमन्यता। तो जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो सीमा नहीं होती है वो होती है ध्यान केंद्रित करने की भी सी प्रवृत्ति। तो केंद्रित करने की प्रवृत्ति आती है वो अमूर्त संक्रामक अवस्था में आती है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। डैश के अलावा निम्नलिखित चरणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सीखते हैं, जो खेल भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल, खेल के द्वारा बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है। हाँ बिल्कुल करता है। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। नहीं, खेल का उद्देश्य ये नहीं होता कि समय बिताया जाए। तो यहाँ पर नहीं के अलावा पूछा है, मतलब कौन सा नहीं होना चाहिए, तो नहीं यही होना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसकी सही जवाब क्या है? या चौथा, क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो जो गंभीर रूप से सोचने की मदद करेगा वो सही जवाब क्या है? बच्चा हाँ कर देगा। क्या आप उत्तर जानते हैं? हाँ कर देगा। क्या स्पेसिफिक होता है वो उसमें भी हाँ कर देगा। बट अगर आप बच्चे से कहोगे विभिन्न तरीकों से हम इस समस्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं, तो वो विभिन्न तरीकों को सोचेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है परियोजना विधि, समूह बनाना और रैंकिंग करना प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, तो ये भी गलत होगा। और छात्रों की लेबलिंग करना भी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। जो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होता है वो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथावत लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। या चौथा है स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंबित करें। बिल्कुल हाँ, बच्चा तभी एक सबसे अच्छे में शिक्षा स्वयं ही जीवन है, उसका ये उद्देश्य यही है। जो स्कूलों में शिक्षा होनी चाहिए वो सामाजिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी और प्रकृति दुनिया को प्रतिबिंबित करें। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसा माना जाता है? लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। नहीं, उनका ये विश्वास नहीं है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। तीसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। चौथा, यह नैतिक कार्य और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। हाँ, लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उनके अकॉर्ड पे ये कहा जा सकता है कि नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संवर्धित करता है। पहला, उसे उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। तीसरा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। या चौथा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। हाँ, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। उन्होंने यही कहा कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे कहते हैं एक संदर्भ को जिसमें बच्चे स्वयं के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना। दूसरा, स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संवर्धित करता है। तीसरा, मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समावेश होता है। या चौथा, मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व वो होता है जिनमें आमतौर पर माने गए पुरुषों और स्त्रियों के गुणों का समायोजन होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी में के द्वारा लिंग भूमिकाएं निर्धारित ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति। बिल्कुल, जो आपकी मीडिया होती है उसमें भी लिंग भूमिकाएं होती है, सामाजिकरण में होती है और संस्कृति में नहीं होती है, और ट्यूशन में नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि जो मानवीकृत परीक्षण होती हैं उनकी आलोचनाओं में से एक प्रमुख कारण क्या है? वे बच्चों की स्पष्ट क्षमता की स्पष्ट तस्वीर
नहीं देते हैं। दूसरा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति और प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। तीसरा, उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। या चौथा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते। जो मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना का एक प्रमुख कारण यह है कि ये मुख्य रूप की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि पहला, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। या चौथा, पेपर पैक्सिक परीक्षण सहायक नहीं होता। तो जो एकाधिक बुद्धि का जो सिद्धांत है, मतलब एक से अधिक बुद्धि सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि यह हार्वर्ड गार्डनर ने भी कहा है कि बुद्धि एक से अधिक प्रकार की होती है, यानी बुद्धि बहु प्रकार की होती है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। शिक्षण शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, कब कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति को निगरानी करने और उनकी सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। दूसरा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि निर्धारित करने में। हाँ, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन कब होता है? जब कोई आप कार्य कर चुके हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। और सीखने का मूल्यांकन तब होता है जिस आप किसी कार्य को करते समय उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जो इसका उपयोग, दोनों का उपयोग कब कर सकते हैं? जब बच्चों की प्रगति और उनका उपलब्धि निर्धारित करने में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तीसरा, चौथा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पहला, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। दूसरा, इसे शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 2000 द्वारा अनिवार्य किया गया है। तीसरा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। और चौथा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि को केंद्रित होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन का इस शिक्षण का उद्देश्य भी होता है, परंतु इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2000 के द्वारा इसे 2009 के अकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं किया गया है, तो नहीं पूछा है, संबंधित नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। पहला, एक अनुशासित दिनचर्या। दूसरा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तीसरा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। और चौथा है सफल माता पिता। तो बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होती है वो क्यों हो सकती है? वो अनुवांशिकता और वातावरण के एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। पहला, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, निगेटिव हो रहा है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना। तीसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। हाँ, बिल्कुल, सबसे अच्छा माहौल तभी होता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, निगेटिव होगा। और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाने से भी केवल कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। दूसरा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। तीसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। या चौथा, उनके प्रति स्नेही होने पर। केवल स्नेही होने से नहीं होगा, अतिरिक्त समय की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होगी। अन्य बच्चों को अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी देंगे उससे भी उन्हें बेनिफिट नहीं होगा। उन्हें बेनिफिट होगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश दे सकते हैं उन्हें और अच्छा करने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? पहला है, उन्हें बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। बिल्कुल ये तरीका नहीं है, फटकार नहीं लगा सकते, बच्चा निगेटिव हो जाएगा, तो ये गलत होगा। एक कार्य को छोटे प्रबंधित खंडों में तोड़ना, हाँ कर सकते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों के पेशकश कर सकते हैं। अधिगम तभी होगा, उनके दैनिक कार्यों में सारे गतिविधियों का समावेश भी करना चाहिए, परंतु उन्हें फटकारना नहीं चाहिए, नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, पहला प्रत्याशी है, दूसरा विकलांग है, तीसरा डिलेक्सिक है, या चौथा सृजनात्मक है। तो जो अलग अलग पैटर्न वाले बच्चे की पहचान करने के लिए उनके लिए उपयोग किया जाता है जो सृजनात्मक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न को पूछना। दूसरा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार
प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, तीसरा कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या चौथा सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना। तो कौन सा अच्छा नहीं होगा? आप केवल अपसारी अभिसरण वाले प्रश्न पूछेंगे तो ये आपका गलत होगा, तो गलत ही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। आपका संवेग होता है डर, जो लगभग बच्चे में 2 साल तक लगभग कंप्लीट हो जाते हैं संवेगों का विकास। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला, बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। दूसरा, बच्चे को दुनिया के में बहुत सीमित अनावरण यानी ज्ञान है। तीसरा, बच्चों को दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। या चौथा, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। रियलिटी यही है कि बच्चा रोज डेली दूध बूथ पर जाता है, बाहर से दूध खरीदता है और वापस आ जाता है, और बच्चों ने कभी ना गाय को देखा होगा, यह दूध प्रक्रिया, दूध कैसे निकलता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या क्या प्रोसीजर, उसे नहीं पता। उसे तो केवल पता है कि दूध बूथ पे जाना है, वहां से दूध मिलता, मतलब वहां पे बनता है और वो लेके आ जाता है। तो जो ये अच्छा स्पष्टीकरण यही है कि बच्चे का जवाब जो है, बच्चा जो जवाब दे रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, बच्चों के अनुभव पर आधारित है। वो बच्चे ने बच्चा दूध खरीदने जा रहा है, उसके अनुभव पर आधारित है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ये हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपका अधिक से अधिक प्रेम हमें मिलेगा और हम आपको इसी के बेस पे आपको अधिक से अधिक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।